हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट्स के बारे में। जब कभी भी आप फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट की बात करेंगे या इसके बारे में कभी पढ़ेंगे, आपको दो नाम बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एक तो जार्विस का नाम है और दूसरा डायमेंटोपोलस इनका नाम है। 2001 में एक्चुअली डायमेंटोपोलस ने तो 2000 ऑनवर्ड्स ही इतना काम किया है फॉर्मेटिव के ऊपर। इनका एक पेपर है इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, इसका साइटेशन है 6000 के करीब। इसी तरह से जार्विस का पेपर है जिसमें जार्विस ने डिफाइन किया था कि रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव क्या है और एक गाइडलाइंस दी हुई है इन्होंने जो यूज़ की जाती है। जब भी कभी आप फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट यूज़ करेंगे तो आपको 4 स्टेप प्रोसेस जार्विस की लिखनी होगी, इसलिए इनका साइटेशन 7152 है। ये गूगल स्कॉलर के ऊपर आपको दिखाएगा। यहाँ पे ऑल 19 वर्जन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आई थिंक फर्स्ट या सेकंड ही ये मिल जाएगा PDF, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ दिस। और इसी तरह से ये JSTOR के ऊपर पेपर अवेलेबल है, तो आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। तो हम एक बार क्विकली देखते हैं कि ये जो पेपर है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ कंस्ट्रक्ट इंडिकेटर एंड मेजरमेंट मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन कैसे किया जाता है, जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च के अंदर पब्लिश है। 2003 का पेपर है, काफ़ी पुराना पेपर हो गया, रफली 20 साल, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या किस बारे में ये पेपर है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इनका ये कहना है कि देखिए जो कंस्ट्रक्ट है ना हमारे, उसको आप ये समझिए कि कंस्ट्रक्ट का मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, आपके दिमाग में है। तो यहाँ सबसे पहला चीज़ ये आएगा कि कंस्ट्रक्ट पहले है या आइटम पहले है। जैसे मैं अगर रिफ्लेक्टिव की बात करूँ, रिफ्लेक्टिव में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका एक हैप्पीनेस का लेवल होगा या मेरे पूछे बिना भी आपका एट द प्रेजेंट मोमेंट कोई एक हैप्पीनेस का लेवल है, आपका लॉयल्टी का कोई लेवल है। रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट्स के अंदर हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि वो कंस्ट्रक्ट पहले से एग्जिस्ट करता है आपके दिमाग में, और उसको जब मैं पूछूंगा तो मेरे जो स्टेटमेंट है दे आर मेयर द रिफ्लेक्शंस ऑफ द कंस्ट्रक्ट, आपके पास ये एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरह से देखिए, जैसे हम कोई फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट मतलब टीचर कितना इफेक्टिव है, तो आप पहले से बता सकते हैं कि कोई टीचर, क्या आप वर्कशॉप में जा रहे हैं या नई क्लास में जा रहे हैं, क्या आप पहले से बता सकते हैं टीचर कितना इफेक्टिव है? या आप देखेंगे टीचर का कम्युनिकेशन कैसा है, टीचर का नॉलेज कैसा है, पेशेंस लेवल कैसा है, एम्पैथी कैसी है, उन सब से आप टोटल ऑफ दैट बिकम्स योर फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट कंपोजिट। एक यहाँ पे ये भी पॉइंट आएगा कि क्या टीचर की इफेक्टिवनेस के सिर्फ ये 3 ही पॉइंट होते हैं? नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ तो रह जाएगा। तो इसलिए इस पे ऊपर एक कंसेप्चुअली हम एरर टर्म लगाते हैं। इसका मतलब है मैं इन 3 से मेजर कर रहा हूँ, पर और भी बातें हो सकती हैं। उसी तरह से जब यहाँ पर आपका हैप्पीनेस का कोई एक आइडिया है आपके पास, मैंने कुछ पूछा, कुछ वो एक्सप्लेन हुआ, कुछ नहीं भी हुआ, तो यहाँ पर एरर टर्म आइटम पे लगती है। एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है। यहाँ पर है इंडिपेंडेंट हमारा कंस्ट्रक्ट, यहाँ का मतलब रिफ्लेक्टिव के अंदर, और फॉर्मेटिव में आइटम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट है हमारा कंस्ट्रक्ट। तो सबसे पहले तो ये पूरा आर्ग्यूमेंट इन्होंने दिया है जार्विस ने कि डायरेक्शन ऑफ कॉजुअलिटी इज फ्रॉम कंस्ट्रक्ट टू मेजर, और फॉर्मेटिव के अंदर डायरेक्शन ऑफ कॉजुअलिटी इज फ्रॉम मेजर टू द कंस्ट्रक्ट। मेजर को ही आइटम भी बोलते हैं, स्टेटमेंट ही भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट को ही फैक्टर भी बोल देते हैं, डायमेंशन या डिटरमिनेंट भी बोल देते हैं। सेकंड है मेजर्स एक्सपेक्टेड टू बी कोरिलेटेड, क्योंकि एक ही बार को मैं बार बार पूछ रहा हूँ, अलग अलग तरीकों से पूछ रहा हूँ, तो इनमें काफ़ी हाई कोरिलेशन मिलेगा। और एक्चुअली इनका जो कोरिलेशन है उसी का नाम इंटरनल कंसिस्टेंसी या क्रॉनबेक अल्फा है। यहाँ पे आइटम के कोरिलेटेड होने का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, बहुत रेलिवेंट नहीं है। टीचर का नॉलेज अच्छा है, कम्युनिकेशन और पेशेंस, ये 3 बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। नॉट नेसेसरी कि अगर नॉलेज अच्छा है तो पेशेंस भी अच्छा हो या उसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी टीचर का ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। तो वहाँ पे हो सकता है हो, हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा ही नहीं, हो सकता है, लेकिन कोई रीज़न नहीं है उसके होने के। तो यहाँ इंटरनल कंसिस्टेंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे इंटरनल कंसिस्टेंसी सर्टनली होती है। एक ही बात को अलग अलग तरीके से पूछूं, यू मस्ट बी कंसिस्टेंट इन योर रिप्लाई। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉपिंग एन इंडिकेटर डज नॉट ऑल्टर द चेंज, क्योंकि वही चीज़ को हम बार बार पूछ रहे हैं, ड्रॉप कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक चीज़ को ड्रॉप करने से आपका एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन मिस हो जाएगा। जैसे टीचर का आपने नॉलेज पूछा, टीचर का आपने कम्युनिकेशन पूछा, पेशेंस का नहीं पूछा, इन 2 से पेशेंस का पता नहीं लगेगा हमें, आपकी कंटेंट वैलिडिटी सफ़र होगी यहाँ पर। कि
कुछ दो बातें यहाँ पर हमारी, एक बात दोनों की सेम सी है। पहले देखते हैं, टेक मेजरमेंट एरर इनटू कंसीडरेशन एट द आइटम लेवल। अनएक्सप्लेन्ड पार्ट आइटम का रहता है, यहाँ पे अनएक्सप्लेन्ड पार्ट कंस्ट्रक्ट का रहता है। और कंस्ट्रक्ट पोजेसेस सरप्लस मीनिंग और कंस्ट्रक्ट पोजेसेस दोनों के अंदर सेम है। जो भी कंस्ट्रक्ट होगा वो कभी भी रियलिटी का 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है। देखिए, अगर मैं आपकी हाइट मेजर कर रहा हूँ तो सिर्फ हाइट ही मेजर कर रहा हूँ ना, तो उसका और तो कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर लॉयल्टी मेजर कर रहा हूँ तो सिर्फ लॉयल्टी नहीं आ रही है, उसमें और भी कई डायमेंशंस हैं, वो भी प्रॉपर लॉयल्टी नहीं है। कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा। स्किल डज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्ट। स्किल डज नॉट एडिक्वेटली, बिल्कुल ठीक है। सोशल साइंस में आप ये दावा नहीं कर सकते कि मैंने मेजर कर दिया और ये बिल्कुल परफेक्ट है। हमेशा कुछ और नया बता देंगे, ये चीज़ मिस होगी, ऐसे भी कर सकते हैं। साइंस में एक सर्टेनिटी होती है, यहाँ सोशल साइंस में वो सर्टेनिटी नहीं है। तो पहला तो ये हो गया कि रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव का आपको बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए। हो सकता है आइडिया ना हो तो जार्विस ने एक गाइडलाइंस दी है इसके लिए। तो इन्होंने एक यहाँ पर एक टेबल दी है, टेबल 1। इसी टेबल को लगभग हर जगह पे यूज़ किया जाता है, इनको रिपोर्ट किया जाता है। चाहे आपका लोअर ऑर्डर का फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट हो या हायर ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, डजेंट मैटर, ये आपको लिखना ही होता है। क्या इन्होंने कहा था? सबसे पहले इन्होंने कहा, पॉइंट नंबर 1, डायरेक्शन बताइए कि कहाँ से कहाँ तक जा रही है। यहाँ पे डायरेक्शन फॉर्मेटिव में आइटम, डायरेक्शन का मतलब है हेड ऑफ द एरो, वो निकलेगा आइटम से और हेड जाएगा कंस्ट्रक्ट तक। आइटम से कंस्ट्रक्ट बन रहा है, यहाँ कंस्ट्रक्ट से आइटम बन रहा है। आर द इंडिकेटर्स द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ तो इंडिकेटर डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन है। यहाँ जो इंडिकेटर है वो सिर्फ रिफ्लेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है। इंडिकेटर अपने आप में कुछ नहीं है। इंडिकेटर तो मैंने पूछा क्योंकि आपका एक हैप्पीनेस का लेवल है, आप उसका आंसर कर देंगे। यहाँ पर जैसे मैंने टीचर का नॉलेज पूछा, तो नॉलेज अपने आप में एक करेक्टरिस्टिक है पर्सन की। ओके, वुड चेंज इन इंडिकेटर कॉज चेंज इन द कंस्ट्रक्ट। फॉर्मेटिव में अगर इंडिकेटर चेंज होता है सर्टेनली कंस्ट्रक्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्टिव में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिकेटर तो अगर आप डिलीट भी कर दें तो भी कोई कंस्ट्रक्ट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्ट तो बिना इंडिकेटर के भी एग्जिस्ट करता है, पहले ही एग्जिस्ट करता है। वुड चेंज इन द कंस्ट्रक्ट कॉज चेंज इन द इंडिकेटर, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट तो बना ही इंडिकेटर से है, तो उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्ट चेंज करता हूँ तो इंडिकेटर्स चेंज हो जाएंगे, तो इसका फर्स्ट ही लिखा जाता है डायरेक्शन ऑफ कॉजिलिटी। सेकंड है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द आइटम। यहाँ पर फॉर्मेटिव में आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। टीचर का जो पेशेंस है और टीचर का नॉलेज है, दो बिल्कुल अलग अलग बात है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि पेशेंस अच्छा है तो नॉलेज भी होगा, या नॉलेज अच्छा है तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्टिव में सर्टेनली आप उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, नए भी ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शुड द इंडिकेटर्स हैव द सेम सिमिलर कंटेंट। रिफ्लेक्टिव में तो यस, फॉर्मेटिव में नहीं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं। रादर अलग अलग होते हैं, इसीलिए यहाँ पे कंटेंट वैलिडिटी बोली जाती है। कंटेंट कवरेज पूरा है या नहीं टीचर की इफेक्टिवनेस निकालने में। रिफ्लेक्टिव में आप एक बात ही पूछेंगे, टीचर का पेशेंस पूछ रहे हैं तो सिर्फ सारे क्वेश्चन से टीचर के पेशेंस लेवल के ही बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ कंटेंट वैलिडिटी नहीं होती। यहाँ पर मेन होता है कंस्ट्रक्ट ठीक है या नहीं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। फॉर्मेटिव में कंटेंट वैलिडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ड्रॉपिंग एन इंडिकेटर से चेंज होगा, यहाँ तो सर्टेनली चेंज होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड है कोवेरियंस अमंग द इंडिकेटर। फॉर्मेटिव में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यहाँ तो कंपलसरी होगा। रादर उनके कोरिलेशन को ही हम क्रॉनबेक अल्फा बोलते हैं। ओके, सच ए चेंज शुड अ चेंज इन वन इंडिकेटर बी एसोसिएटेड विद अदर। यहाँ तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है टीचर का नॉलेज बहुत अच्छा हो और कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, लेकिन रिफ्लेक्टिव में सारे एक ही तरह से आंसर करेंगे। हाँ, ये हो सकता है आपने कुछ पॉजिटिवली पूछा है, कुछ नेगेटिवली, हमें वो देखना पड़ेगा कि अगर आप सारों को यूनिडायरेक्शनलिटी कर दें, सबका एक ही मीनिंग आना चाहिए। फोर्थ है नॉमोलॉजिकल नेटवर्क। नॉमोलॉजिकल नेटवर्क का मतलब है ये जो कंस्ट्रक्ट हैं इनके ये कहाँ से आ रहे हैं। ये जो आपके आइटम हैं फॉर्मेटिव में, जैसे मैंने कहा नॉलेज, कहाँ से आएगा नॉलेज, और जो पेशेंस है किसी पर्सन में, पेशेंस कैसे बनता है, डेवलप होता है, नॉलेज कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्या एक ही चीज़ से होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो इनका नॉमोलॉजिकल नेटवर्क बिल्कुल अलग अलग रहेगा, जबकि इनका नॉमोलॉजिकल नेटवर्क बिल्कुल शुड नॉट डिफर, वो एक ही से जा रहे हैं, क्योंकि सब एक ही कंस्ट्रक्ट के बारे में है, तो सर्टनली उनमें तो रिलेशन रहेगा। कई जगह इसको ऐसा भी लिख देते हैं, आर द इंडिकेटर हैव द सेम एंटीसीडेंट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, ये काफ़ी लिखा जाता है।
जो भी इंडिकेटर या आइटम हैं उनके सेम एंटीसीडेंट या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एक ही जगह से आ रहे हैं, फॉर्मेटिव में नहीं होता है, रिफ्लेक्टिव में हमेशा होता है। तो ये 4 स्टेप की प्रोसेस आपको हमेशा लिखनी होती है जब भी आप फॉर्मेटिव यूज़ करें। हालांकि इसकी एक और फॉर्मेटिव यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक CTA कन्फर्मेटरी टेट्राड एनालिसिस भी है, और एक तो उसमें आपको मिनिमम कंस्ट्रक्ट में 4 आइटम चाहिए, टेट्रा नाम से ही पता लग रहा है, 3 पे वो काम नहीं करती, 4 चाहिए। दूसरा, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टेक्निक है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो कभी किसी को रिफ्लेक्टिव बोलते ही नहीं है, हमेशा फॉर्मेटिव बोलते हैं। तो जो पेपर है प्रोफेसर इंगल, प्रोफेसर माको का, उसमें इन्होंने कहा है कि आप एक्चुअली इस प्रोसेस पे ज़्यादा रिलाई करें, उस टेक्निक पे कम रिलाई करें। फिर एक और भी चीज़ है, अगर आप स्मार्ट PLS में काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो अमोस में काम कर रहे हैं वहाँ पे एक और भी हम थोड़ी सी चीज़ें रिपोर्ट करते हैं। अमोस के अंदर हम जब भी किसी कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, हम न केवल उनकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी की बात करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि मॉडल फिट है या नहीं, मॉडल फिट इंडिकेटर वगैरह उनकी भी देखते हैं। तो उसके बारे में भी जार्विस ने बोला है, जार्विस एंड टीम ने। इससे पहले इन्होंने कहा कि अगर आप हायर ऑर्डर पे काम करते हैं तो हायर ऑर्डर पे आपकी 4 तरह की चीज़ बन सकती हैं। तो ये नॉमेनक्लेचर काफ़ी कॉमन है, आपने देखा होगा, टाइप 1 रिफ्लेक्टिव, इसको टाइप 1 बोलते हैं, ये जार्विस ने दिया था कि सेकेंड ऑर्डर जो है वो भी हमारा रिफ्लेक्टिव है, इससे ये चारों बन रहे हैं और कंपोनेंट से ये बन रहे हैं ऐसे, ओके, रिफ्लेक्टिव हैं। तो सबसे पहले लोअर ऑर्डर को पढ़ा जाएगा, फिर हायर ऑर्डर को। जैसे यहाँ लिखा है रिफ्लेक्टिव फॉर्मेटिव, इसका मतलब लोअर ऑर्डर तो रिफ्लेक्टिव है, लेकिन ये चारों कंपोनेंट्स हैं, मिलके ये बनाते हैं। इसी चीज़ को जो हमारे दूसरे पर्सन है ये, और नोट दिस, हम इधर आते हैं, ये बोलते हैं ये एक्चुअली आपका इंडेक्स है, ये स्केल नहीं है, ये आपका इंडेक्स बोलते हैं, इसे डायमेंटोपोलस बोलते हैं। कि ये आप अलग अलग चीज़ों को मिला के जब उनका वेटेज देके टोटल करते हैं, वेटेड टोटल करते हैं, वो स्केल नहीं है, वो एक्चुअली इंडेक्स है। तो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, ये जो होगा सेकंड ऑर्डर, ये एक्चुअली इन चारों से मिलके बना है। तो इनका सिंपल अर्थमेटिक एवरेज नहीं किया हमने कि ऐड कर दो, टोटल कर दो, वो नहीं कर रहे, ना इनका एवरेज कर रहे। इनका हम यहाँ पे वेट निकालेगा सॉफ्टवेयर, ये वेटेड टोटल बन जाएगा यहाँ पे। थर्ड हमारे पास है टाइप 3 फॉर्मेटिव रिफ्लेक्टिव, के नीचे वाले तो फॉर्मेटिव हैं लेकिन ऊपर वाला हमारा रिफ्लेक्टिव है यहाँ पे, ओके। और फोर्थ है फॉर्मेटिव, तो ये भी फॉर्मेटिव, ये भी फॉर्मेटिव। फिर ये तो इन्होंने सिर्फ एक दिया था कि ऐसे टेक्निकली ये 4 पॉसिबल हो सकते हैं। कुछ और लोगों ने फिर इनको और डिफाइन किया एग्जांपल्स के साथ कि कैसे डिफाइन करते हैं। फाइनली जार्विस ने बात की मॉडल, पहले तो इन्होंने बताया कि देखिए कितने सारे पेपर ने इसको मिस स्पेसिफाई किया है। लोगों को हम मान सकते हैं 2003 में शायद उतना आइडिया नहीं रहा होगा लोगों को इनके बारे में, लेकिन 2022 में तो आप बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा आइडिया होना चाहिए। चौथी हम एक बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि जब भी कभी आप काम करते हैं एमओस के अंदर, आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 या पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर आप देखिए, ये जार्विस ने कहा अगर आप इस पे काम करते हैं, सारे इंडिकेटर मिलके यहाँ बन रहे हैं, ये आप काम नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली आप इस पे स्मार्ट PLS में भी काम नहीं कर सकते। इस चीज़ पे स्मार्ट PLS में आप यहाँ पे इन सब के बारे में डालते हैं, वैल्यूज़ डालते हैं या आगे रिलेट करते हैं। तो आपने देखा होगा स्मार्ट PLS में भी अगर ये हायर ऑर्डर है तब तो आप लोअर ऑर्डर को सबको डालते हैं, अगर ये नहीं है तो भी स्मार्ट PLS में कहा जाता है कि मॉडल पे काम करता है। अकेले आप इसको नहीं रन कर सकते, स्मार्ट PLS में भी, एमओस में भी नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया आपका अनआइडेंटिफाइड। अब अनआइडेंटिफिकेशन को हटाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको इस कंस्ट्रक्ट पे यहाँ पे मिनिमम 2 चीज़ चाहिए। इसे आगे हम डिस्कस करेंगे, द रूल ऑफ 2 का मतलब है आपको कोई 2 चीज़ें यहाँ पे चाहिए। वो 2 क्या हो सकते हैं? आप 2 यहाँ पे कंस्ट्रक्ट यूज कर लीजिए, फिर यानी ये कंपलसरी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाएगा। ये आउटगोइंग होना चाहिए, यहाँ पे आउटगोइंग एरो होने चाहिए, तभी काम करेगा, इनकमिंग नहीं। तो या तो आप इसको एज इंडिपेंडेंट करके मॉडल में ले लीजिए, ये काम कर जाएगा, या आप 2 आइटम रख लीजिए। जब आप 2 आइटम रख लेते हैं, इस चीज़ का एक पर्टिकुलर नाम है, इसको बोलते हैं मिमिक। यहाँ शायद ऊपर इन्होंने लिखा भी होगा, मिमिक मल्टीपल इंडिकेटर एंड मल्टीपल कॉज मॉडल। मल्टीपल इंडिकेटर मल्टीपल कॉज, इसका मतलब अब ये कहना मुश्किल है कि क्या ये एक फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट है जो 2 हमारे आइटम्स को
प्रिडिक्ट कर रहा है, या ये हमारा दो आइटम से मिलके एक रिफ्लेक्टिव है जो इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। समझ पा रहे हैं ये क्यों इसका नाम मल्टीपल आइटम मल्टीपल कॉज? ये तो लग रहा है कि ये तो सारे कॉजेज हैं इसके, क्योंकि ये सारे इफेक्ट कर रहे हैं, और ये मल्टीपल आइटम लग रहा है इसका, राइट। लेकिन दूसरी तरह से देखें तो ये हमारा एक फॉर्मेटिव बन गया जो दो आइटम को प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ये भी यूज़ किया जा सकता है, या एक आइटम को यूज़ कर लें और एक आप किसी कंस्ट्रक्ट को यूज़ कर लें। ये वाला तरीका काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इससे दो काम एक साथ बन जाते हैं। क्या है वो दो काम? पहला तो जब भी आप फॉर्मेटिव यूज़ करें तो SmartVLS 3 में बोला जाता है कि आप एक ग्लोबल आइटम को ज़रूर ही रखें। उस ग्लोबल आइटम से क्या होगा कि इसको हम बोलेंगे रिडंडेंसी एनालिसिस। कि रिडंडेंसी एनालिसिस क्या होती है? अगर आप कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालते हैं फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट की, कन्वर्जेंट वैलिडिटी ऑफ फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट इज एक्चुअली कॉल्ड द रिडंडेंसी एनालिसिस। तो ये जो पार्ट बनेगा ये हो जाएगा रिडंडेंसी एनालिसिस। और ये क्यों जरूरी है हमारा? इसको हम बोलेंगे ये बनाता है हमारा नोमोलॉजिकल वैलिडिटी। तो नोमोलॉजिकल वैलिडिटी का मतलब है आप काम कर रहे हैं फॉर्मेटिव पे, कोई भी थ्योरी में आता है कि भाई इसका ये रिलेशन है, चाहे ये आपको ना भी रिक्वायर्ड हो आपके काम में, अब फिर भी इसको मेजर करें और बताइए इसका रिलेशन जैसा एक्सपेक्टेड था ऐसा ही आ रहा है, ये कहलाता है हमारा नोमोलॉजिकल वैलिडिटी। तो इससे दो काम एक साथ हो जाते हैं हमारे, इससे हमारी रिडंडेंसी एनालिसिस भी आ जाती है और इससे हमारा नोमोलॉजिकल वैलिडिटी भी आ जाती है, और ये दो भी काफ़ी पॉपुलर हैं। तो आने वाले कुछ टाइम में हम मिमिक और इनकी और डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू।